जय हिंद दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी मैं राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हुआ था, बट कुछ लोगों का कमेंट था कि समझ में कम आया हुआ था, इसलिए इस बार मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश पूरा किया हूँ। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस बार आप पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड बना के लेकर आया हूँ। बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको इस बार पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति को देखेंगे कि इस समय राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर की हैं? तो 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो 15th नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। तो ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत की एक राष्ट्रपति होंगी। दो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 में दिया हुआ है। इसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। यह आर्टिकल नंबर किस में कहा गया है? तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 53 के तहत ये उल्लेख किया गया है कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल नंबर 53 में दिया हुआ है। इसका मतलब समझ लेते हैं। राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र कार्यपालिका है। आप लोग व्याख्या को बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि व्याख्या ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र कार्यपालिका है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? यदि जो है नाम मात्र का है तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति वही निर्णय लेते हैं जो मंत्री परिषद उन्हें सलाह देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचन में दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों सदन के भाग लेते हैं। और राज्यों में एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और वैसे तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है, तो दिल्ली और सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश को यह दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग। क्या ये हमारे मूल संविधान में था? नहीं, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये प्रावधान 42वां संविधान संशोधन सन 1976, 42 संविधान संशोधन 1976 और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता और वह पद ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता ये किस में कहा गया है?
राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता जो है आर्टिकल नंबर 58 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 58 में कहा गया है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में जो है आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत के नागरिक होने चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दो बात, भारत के नागरिक होने चाहिए, न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होने चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे राज्यसभा का जिक्र नहीं किया गया है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये योग्यता होती है। अब हम लोग देखें राष्ट्रपति ये आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किन शर्तों और नियमों का पालन करेगा। तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किन नियमों और क्योंकि राष्ट्रपति बन गए हैं तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से नियम को फॉलो करेंगे, किन शर्तों का पालन करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया है। इसमें आर्टिकल नंबर 59 के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान सभी नियम और शर्तों का पालन करते हैं। अन्य जो इसमें मतलब कि कहा गया है राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था के अंतर्गत किसी लाभकारी के पद पर कार्य नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति जब राष्ट्र बन जाएंगे तो किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य नहीं करते हैं और राष्ट्रपति हमेशा निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र बना होना चाहिए। राष्ट्रपति पर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। ये सब 59 के अंतर्गत कहा गया है। और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में ही निवास करेगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति कहीं भी निवास कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में 59 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में ही निवास करेगा। और इनको वेतन क्या मिलता है, पूछा जाता है वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए है। ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 5 लाख रुपए है। तो ये बातें समझ में आई। अब हम लोग देख लेते हैं शपथ किसमें का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति जैसे चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने पद को संभालने के लिए क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तो शपथ किस आर्टिकल में दिया गया है, शपथ आर्टिकल नंबर 60 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। इसको ऐसे ही आप लोग याद रखिए, आर्टिकल नंबर 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। यदि हमारा राष्ट्रपति संविधान का कर्तव्य पालन नहीं कर रहा होगा, राष्ट्रपति हमारे संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो उस केस में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत लाया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लाया जा सकता है। कब, किन परिस्थितियों में लाया जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे होंगे तब उनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। यह आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के महाभियोग किसी भी सदन में लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि जिस भी सदन में लाया जाएगा वहाँ से 2/3 बहुमत पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कितना, 2/3।
2/3 बहुमत से, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से यदि पहले सदन में पास हो जाता है तो उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, और यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ जाएगा। ठीक है, ये बातें पूरी समझ में आई। एक बार फिर से रिवीजन कर दें। प्रेसिडेंट का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है, जो आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सन 2025 में। और राष्ट्रपति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, या आर्टिकल नंबर 53 में दिया गया है, या आर्टिकल नंबर 53 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल मत पद, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है 54 में दिया गया है। जो निर्वाचन है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं हमने आपको बताया। इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और कौन दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 56 में 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता जो है आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है। इसमें योग्यता में कहा गया है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो है लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और शपथ की बात किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ की बात किया गया है। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में लाया जाएगा? यदि राष्ट्रपति जो है अपने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे होंगे तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। ये बात आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को? क्या कौन कौन से क्षमादान कर सकते हैं? जैसे अपराधी को पूरी तरीके से माफ़ कर देना, इसको बोलते हैं पूर्ण क्षमादान। यदि जैसे अपराधी को पूरी तरीके से, जैसे एक अबोध बालक होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है उनकी गलतियों, उसी तरीके से अपराधी को पूरी तरीके माफ़ कर देना, ये हमारा जो है पूर्ण क्षमादान के अंतर्गत आता है। और दूसरा ये क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? कठोर दंड को हल्के दंड में बदल देते हैं। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देते हैं, इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कम्यूटेशन। और या फिर दंड का प्रारूप को बदल देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। और एक दंड की अवधि को कम कर देना है, दंड की अवधि को कम कर देते हैं। जैसे किसी को 10 साल की सज़ा है मिली है, उसको 5 साल की सज़ा में बदल देते हैं। ये इन सभी मतलब कि ये सब अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान। ठीक है, और एक परिस्थितियों में मतलब जैसे होता है कि किसी भी विशेष परिस्थिति, जैसे किसी को बहुत असाध्य बीमारी हो गई है या कोई महिला है गर्भवती है, तो उस केस में जो है उनकी दंड को बदला जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं संसद की संरचना। नेक्स्ट अब हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति की सहमति आर्टिकल नंबर 111 में है। आर्टिकल नंबर 111 में राष्ट्रपति की सहमति दी गई है। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत होता है राष्ट्रपति जो है किसी भी बिल को स्वीकृति दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकते हैं। बिल यदि स्वीकृति मिल जाती है तो बिल कानून बन जाएगा, यदि रद्द कर देते हैं तो बिल पारित नहीं होगा, या फिर इस पर क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि बिल सामान्य बिल है तो राष्ट्रपति इसे संसद को सुझाव या संशोधन के लिए भेज सकते हैं। यदि वित्तीय बिल है तो इस मामले में राष्ट्रपति बिल को वापस नहीं भेजते हैं, ना ही मतलब भेजने की शक्ति नहीं हो। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति में संसद की संवैधानिक मंजूरी के बाद ही दी जाती है। ठीक है, ये बात सारी अब समझ में आ गई है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद का सत्र व विघटन। अब हमारा संसद का सत्र व विघटन ये हमारा छूट गया था कैसे, ये आर्टिकल नंबर 85 में है। पीछे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 85 में है संसद का सत्र व विघटन।
इसके बारे में समझ लेते हैं कि संसद का सत्रावसान कब होता है, संसद का विघटन कब हो सकता है, कौन करता है संसद का विघटन। तो संसद का जो सत्र बुलाने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। प्रत्येक सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, बस इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र भी बुला सकता है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति किसी भी सत्र के समाप्ति होने पर उसे स्थगित कर सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्यसभा स्थायी सदन है, वह विघटित हो ही नहीं सकती है, स्थायी सदन है। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, ये आर्टिकल नंबर राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है। सभी लोग आर्टिकल को जरूर याद रखें क्योंकि आर्टिकल पूछा जाता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। जब सत्र नहीं होती है, जब संसद में सत्र नहीं होती है, उस समय राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। यह संविधान के तहत अस्थायी कानून जैसा ही होता है। राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब दोनों सदनों की अनुपस्थिति में आवश्यक और तत्काल कानून बनाना जरूरी हो गया हो, तभी जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश संसद के अगले सत्र में पेश किया जाना जरूरी है। यदि संसद इसे सहमति देती है तब तो वह माना जाएगा, यदि नहीं देती है तो वह स्वयं समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बात। संसद की संरचना, संसद की संरचना आर्टिकल नंबर 79 में है। इसको ट्रिक से सरला से याद रख सकते हैं, सरला। अच्छा, पेन चेंज कर ले रहा हूँ, इसको सरला से याद रखते हैं, सरला। मतलब संसद 79, संसद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। संसद की संरचना में संसद का उल्लेख 79 में है, आर्टिकल नंबर 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में है, जबकि लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 में है। अब राष्ट्रपति का परामर्श, राष्ट्रपति का परामर्श आर्टिकल नंबर 143 में है, 143। राष्ट्रपति का परामर्श आर्टिकल नंबर 143 में है। राष्ट्रपति संसद या किसी अन्य मामले पर महत्वपूर्ण प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से पूर्व सलाह मांग सकते हैं। मतलब किससे सलाह ले सकते हैं? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उससे जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पूरा कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। हमारे जितने आर्टिकल्स हैं, अभी हम लोग सिर्फ आपातकाल को छोड़ा हूँ मैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 352 पढ़ना है, 356 पढ़ना है और 360 पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। इससे भी अच्छी स्लाइड बना के लेके आऊँगा, आप लोग उसको भी पूरा कम्प्लीटली देखिएगा। एक बार पढ़िए, आप दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये लोग सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए जो है क्लास कैसी लगी, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमको ज़रूर बताइएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे वीडियो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।